तभी गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और आर्यन के सामने खड़ा हो गया। वह बोला, मैं अभी भी हूँ। अभेद्य कवच का 10वां स्तर खुलो। कई विस्फोटक आवाजों के साथ गौरांग के शरीर पर एक मोटा चमकदार कवच प्रकट हुआ जो एक अभेद्य दीवार की तरह था। उसने आकाश में पृथ्वीराज को घूरा और गरजा, मास्टर इसे मार डालो। इस वक्त आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके दिमाग के एक इशारे पर 8000 स्वर्ण तारों की ऊर्जा अमर शक्ति तोपों से निकली और पृथ्वीराज की काली छाया की ओर जोर से टकराए। उसी पल पृथ्वीराज की सुनहरी तलवार की ऊर्जा भी नीचे गिरी। यह गौरांग के अभेद्य कवच से टकराई। कवच चीखता हुआ फट गया। गौरांग का शरीर पीछे उछला। वह इस हमले को झेल नहीं पाया। गुस्से और दर्द से वह जोर से दहाड़ा। सुनहरी तलवार की ऊर्जा ने गौरांग के दिल को भेद दिया। गौरांग की आंखें खाली हो गई। उसने अपने शरीर की सारी ताकत को अचानक वापस खींच लिया और अपनी पूरी ताकत से सुनहरी तलवार की ऊर्जा को रोका। आखिर में सुनहरी तलवार की ऊर्जा एक भाले की तरह गौरांग के शरीर को भेदती हुई उसे जमीन पर ठोक गई। गौरांग पागलपन से हंसा। फिर उसने सिर घुमाकर आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, मास्टर अलविदा। उसकी सारी एचपी खत्म हो गई। उसका शरीर स्थिर हो गया और उसकी आंखें खाली पड़ गई। ये देखकर आर्यन का दिल फट गया। गौरांग को जमीन पर ठुके हुए देख उसका शरीर कांपने लगा। नहीं नहीं नहीं। दूसरी ओर आसमान में जोरदार धमाका हुआ। पृथ्वीराज के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। 10,000 स्वर्ण तारों की ऊर्जा का धक्का सहना उसके लिए भी आसान नहीं था, पर यह नुकसान उसके लिए मामूली था। लेकिन दूसरों की नजरों में उसके लिए, जिसके पास केवल 2 साल की आयु बची थी, इसका मतलब था कि उसकी 1 महीने की आयु और कम हो गई। उसका गुस्सा उफान पर था। वो अब किसी भी हाल में आर्यन का खून चाहता था। आर्यन नरक में जा। उसी वक्त आकाश फटा और एक काली छाया निकली और ठंडे लहजे में बोली, बसकर आकाश काले बादलों और बिजलियों की चमक से थर्रा उठा। एक भयानक दहाड़ के साथ राक्षसी शक्तियों की लहरें आकाश में छा गई। आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि चंद्रनेत्र था। उसकी उपस्थिति इतनी प्रचंड थी कि उसकी आवाज ने पृथ्वीराज के अनंत वीर दबाव को भी पल में दबा दिया। तर्कसंगत रूप से अपने वंशज जारीफ की मृत्यु पर उसे गुस्से से उबलना चाहिए था। जारीफ उसके लिए पोते से कम नहीं था। उसे पृथ्वीराज से भी ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वह शांत था। एक रहस्यमयी ठंडी शांति, और इसका कारण था आर्यन। चंद्रनेत्र को आर्यन की जरूरत थी। पिछले 3 वर्षों में उसने अपनी उम्र को धीरे धीरे क्षीण होते महसूस किया था। मृत्यु का डर उसके दिल में एक आंतरिक राक्षस की तरह जड़े जमाए बैठा था। उसे हर पल सता रहा था। ये राक्षस न तो काटा जा सकता था, न नष्ट किया जा सकता था। इसने उसकी साधना को बुरी तरह प्रभावित किया था। आखिरकार उसने निष्कर्ष निकाला कि इस आंतरिक राक्षस को मारने का एकमात्र रास्ता अनंत उम्र पाना था, और अनंत उम्र का रहस्य छिपा था ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने में। इसलिए आर्यन को जीवित रहना था, कम से कम अभी तो। पृथ्वीराज का गुस्सा आकाश छू रहा था। उसकी खून की प्यास आर्यन को भस्म करने को आतुर थी। यदि उसे यूं ही छोड़ दिया जाता तो चंद्रनेत्र की एकमात्र आशा खत्म हो जाती। चंद्रनेत्र ने अपनी शक्ति से पृथ्वीराज के दबाव को दबाया और अपने विचार उस तक पहुंचाए। भाई पृथ्वीराज, शांत हो जाओ। दोनों ने गुप्त गठबंधन बनाया था। पिछली बार अंधकार लोक में खून के तालाब पर दिखने वाला बूढ़ा कोई और नहीं, खुद पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज की अनंतवीर आभा पल में वापस खींच ली गई। वह तेजी से शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। लेकिन इस पल आर्यन का ध्यान कहीं और था। उसने गौरांग की ओर देखा। उसके सीने में वह भयानक छेद जिसे सुनहरी तलवार की ऊर्जा ने भेदा था। उसका खून अब भी धरती पर बह रहा था, जैसे उसकी निष्ठा का अंतिम प्रमाण। आर्यन का दिल फट पड़ा। उसकी खून की प्यास ने उसे पागल कर दिया। वह दहाड़ा, तू खुद को क्या समझता है? खून का बदला खून से चुकाना पड़ेगा। उसने अमर शक्ति तोप उठाए और पृथ्वीराज पर फिर से गोला दागा। धमधम उसकी गर्जना ने आकाश को हिला दिया। 8000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा हवा में तूफान की तरह फटी, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे पल में दबा दिया। अगले ही पल आकाश में एक दरार दिखाई दी। चंद्रनेत्र की शून्य शक्ति उमड़ी और उसने 8000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा को शून्य में विलीन कर दिया। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। वह चंद्रनेत्र को घूरने लगा जैसे उसकी आत्मा को भेदना चाहता हो। चंद्रनेत्र ने ठंडे शांत स्वर में कहा, आर्यन, आखिरी तू हमारा मुकाबला कैसे करेगा? यदि तू हमें मारना चाहता है तो पहले ड्रैगन पूंछ की समाधि ढूंढ और ड्रैगन क्षेत्र खोल। केवल ड्रैगनों की पूरी शक्ति प्राप्त करके ही तू हमारा मुकाबला कर सकता है, समझा? उसने अपना मकसद खुलकर बता दिया। इस मोह पर छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्यन कोई मूर्ख नहीं था, वह खुद ये समझ सकता था। आर्यन की हंसी पागलपन भरी थी, जैसे वह सृष्टि का मजाक उड़ा रहा हो। आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मैं भविष्यवाणी का पात्र हूँ। केवल मैं ही ड्रैगन क्षेत्र ढूंढ सकता हूँ, लेकिन सुन लो, मैं इसे कभी नहीं ढूंढूंगा। तुम ड्रैगनों का गुप्त खजाना चाहते हो, इस जन्म में इसके बारे में सोचना भी मत। उसकी आवाज में घमंड और चुनौती थी। उसे पहले से पता था कि ड्रैगन क्षेत्र उसका नियति बिंदु था, लेकिन उसने ये कहकर पृथ्वीराज और चंद्रनेत्र को। पृथ्वीराज की आंखें और गहरी हो गई। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और बोला, तुझे लगता है कि ड्रैगन क्षेत्र न ढूंढने से बात खत्म हो जाएगी? हर दिन जब तू ड्रैगन क्षेत्र नहीं ढूंढेगा, तेरे आसपास का एक शख्स मरेगा। आज यह मोटा सुअर मरा, कल तेरी लड़कियां मरेंगी, परसों तेरा
तेरा दादा, तेरा परिवार और दक्षिण तरंग महाद्वीप के तेरे साथी हिम्मत है तो मत ढूंढ आर्यन, मैं देखता हूँ कि तेरे आसपास कितने लोग मर सकते हैं। उसके शब्दों ने आर्यन के दिल की सबसे कमजोर नस को छू लिया। उसके प्रियजनों की सुरक्षा, उसकी आंखें खतरनाक हो गई, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आभा बदल गई। डेविल गॉड बॉडी, वो गरजा। उसके शरीर में एक भयानक परिवर्तन हुआ। उसकी पीठ से 6 काले हड्डी जैसे पंख फटकर बाहर निकले, जैसे नरक की गहराइयों से कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। उसके बाल खून की तरह लाल हो गए, हवा में लहराते हुए। उसकी आभा अब एक डेविल की थी, जंगली, भयानक और अजय। उसके हाथ में कालकंच ताबूत था जिसे उसने कंधे पर उठा रखा था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि हवा में दरारें पड़ने लगी। वह शानदार था, इतना चमकदार कि आकाश फटने को तैयार था। कालकंच ताबूत हिला जैसे कोई तीखी तलवार पितृराज की ओर इशारा कर रही हो। आर्यन ने गहरी आवाज में कहा, तू मेरे प्रियजनों को छूने की धमकी देता है, चल फिर तुझे ऊपर पहुंचा देता हूं। आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी डेविल रूप की शक्ति ने उसकी खूनी इच्छा को पागलपन की हद तक जगा दिया। नक्षत्र नगर के लोग सन रह गए। वो डेविल है, वो डेविल में बदल सकता है। ये कैसा डेविल है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। 6 हड्डी वाले पंख, ये क्या शक्ति है। चारों ओर खुसर-पुसर होने लगी। कोई नहीं जानता था कि आर्यन का ये रूप क्या था। कालअस्थि बंधन की शक्ति इस धरती की नहीं थी। आरू ने कांपती आवाज में बुदबुदाया, बड़े भाई बहुत डरावने लग रहे हैं। मेघना ने धीमे से कहा, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, उसकी शक्ल देखो, कितना दर्द है। दर्द, हाँ, असहनीय दर्द। हर बार जब आर्यन डेविल रूप में बदलता उसका शरीर तीव्र परिवर्तन से गुजरता था। हड्डियां उसके शरीर को भेद कर बाहर निकलती और ये दर्द आत्मा को चीर देने वाला था। ये पहली बार था जब उसने अमृतद्वीप में अपनी डेविल अवस्था दिखाई थी। क्योंकि वह सचमुच गुस्से में था। गौरांग मर चुका था, पितृराज उसके परिवार को लेकर धमकी दे रहा था। आर्यन का गुस्सा अब बेकाबू था, वह हवा में तैरने लगा। उसकी आभा आकाश को चीर रही थी। वह अपने दिल में दहाड़ा। काल अस्थि बंधन का 9वां स्तर, 9वें स्तर की शक्ति उमड़ पड़ी। उसके शरीर पर काली ऊर्जा की आग पागलपन से जलने लगी, जैसे वह नरक से निकला राक्षस हो। उसने पृथ्वीराज को घूरा और गरजा, मेरे परिवार को छूने की धमकी, आज देखते हैं कौन किसे मारता है। वह पल में गायब हो गया। कालकंच ताबूत पर हरी रोशनी चमकी और आर्यन की सारी शक्ति उसमें समा गई। ताबूत / ये हमला पृथ्वीराज के सिर की ओर था। पृथ्वीराज की आंखों के कोने की मांसपेशियां कांपी। वो चिल्लाया, नालायक, तू अभी आसमान और जमीन की विशालता नहीं जानता। 10,000 कलाएं स्वर्ग की ओर। पृथ्वीराज की अनंत वीर शक्ति उमड़ी। उसने दोनों हाथ उठाए और गंभीर स्वर में बोला, रुक जा। कालकंच ताबूत से निकला / इतना तीव्र था कि यह आसपास के आयामों को लगातार चीर रहा था। गूंजती आवाजें नक्षत्र नगर को हिला रही थी। पृथ्वीराज ने / को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह इसे रोक नहीं पा रहा था और लगातार दब रहा था। कालअस्थि बंधन के 9वें स्तर की शक्ति कालकंच ताबूत के साथ मिलकर इतनी प्रचंड थी कि अनंतवीर स्तर का योद्धा भी इसके सामने कांप उठा। पृथ्वीराज कुचला जा रहा था। सैकड़ों वर्षों में ये पहली बार था जब उसे इस तरह दबाया गया। नक्षत्र नगर का हर व्यक्ति सन्न था, यहाँ तक कि चंद्रनेत्र भी हैरान था। पृथ्वीराज वर्तमान समय में धरती का सबसे शक्तिशाली वजूद था। सैकड़ों सालों से उसका कोई सानी नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो उसे दबा सके, लेकिन अब आर्यन की ताकत उसे दबा रही थी। वह आसमान से लगातार नीचे गिर रहा था। आखिरकार एक जोरदार धमाका हुआ। 1000 मीटर के दायरे में नगर की इमारतें खंडहरों में बदल गई। धरती फट गई और बीच में एक विशाल गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के केंद्र में पृथ्वीराज घुटनों के बल बैठा था। उसके बल बिखरे हुए थे, मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसकी सारी शक्ति निचुड़ गई हो। वह दयनीय लग रहा था, बेहद दयनीय। यह एक ऐसा वार था जिसने सृष्टि को हिला दिया। नक्षत्र नगर में सन्नाटा छा गया। हवा में सांसों की आवाज तक नहीं थी। लोग इस दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पृथ्वीराज अनंतवीर स्तर का सुपर अजय योद्धा जिसे आर्यन ने घुटनों पर ला दिया था, ये कितना दबंग था। यह नजारा उनके दिलों को कुचल रहा था। चंद्रनेत्र भी स्तब्ध था। उसका दिल धड़क उठा। क्या ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है आर्यन? तेरा सबसे बड़ा तृप्त का पत्ता, सबसे बड़ी ताकत शायद, क्योंकि इस हमले की शक्ति ने दग्धात्मा तक को परास्त किया था। दग्धात्मा लेवल 10,000 ऊपरी लोक का वह प्राचीन प्राणी जो सैकड़ों लाखों सालों से दबा हुआ था। उसकी वफादारी केवल 0.001% थी और आर्यन ने उसे बुलाने की हिम्मत नहीं की। दूसरे शब्दों में कहें तो वह उसका अंतिम तृप्त का पत्ता था, असली डरावना वजूद। पर आर्यन रुका नहीं। उसका गुस्सा अब एक प्रलयनकारी आग था। उसके हाथ में कालकंच ताबूत हिला जिसकी हरी रोशनी बेहद खौफनाक लग रही थी। वो दहाड़ा, तू खुद को बहुत महान समझता है ना? तू बहुत अहंकारी था ना? तो फिर से आ।